हेलो एवरीवन। वन नेस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके से रिलेटेड सीरीज शुरू कर रखी है। पिछली 3 वीडियो में हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है गजनी का आक्रमण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था। थानेसर है यह कुछ क्षेत्र में पड़ता है। उस समय वहाँ का शासक जयपाल होता है, लेकिन महमूद गजनवी बिना लड़े ही वापस चला जाता है। फिर उसके बाद 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर दोबारा आक्रमण कर देता है, जिससे जयपाल की हार हो जाती है और गजनवी ने थानेसर में भारी लूटपाट करता है। और वहाँ एक मूर्ति होती है, चक्कर स्वामी की मूर्ति, जो भगवान विष्णु से संबंधित होती है। उसको महमूद गजनवी तोड़ देता है। इस मूर्ति को महमूद गजनवी मक्का मदीना की सीढ़ियों पर जाकर लगा देता है। इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से उसका जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। इसके बाद मसूद और मादूद के आक्रमण। महमूद के बाद 1037 ईस्वी में उसके पुत्र मसूद ने आसी और सोनीपत पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष होता है। इसके साथ ही उसका पूरे हरियाणा पर कब्जा हो जाता है। लेकिन 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया, लेकिन तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की मदद से लेकर मादूद को पराजित कर देता है। इसके बाद हरियाणा पर जो गौरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय के काल में हरियाणा में चौहान वंश का राज हो गया। लेकिन उसी समय मोहम्मद गौरी, जो अफ़गान का शासक था, वह 1075 और 86 ईस्वी के बीच पंजाब में निरंतर आगे बढ़ रहा था और उसने पंजाब को अपने अधीन कर लिया था और लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था, ताकि वह दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीत सके और बाहरी लूटपाट कर सके। लेकिन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और आसी के राजा गोविंद राय के साथ तराइन, जो करनाल के पास नामक एक जगह है, वहाँ पर मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की जान बख्श देता है। इसी युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है और 1 साल के बाद वह अपना बदला लेने के लिए दोबारा आता है। 1092 ईस्वी में दोबारा से पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो जाता है, लेकिन इस बार इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की जान नहीं बख्शता, वह पृथ्वीराज को मार देता है। अगला जो टॉपिक है वह 1193 में हंसी का जो युद्ध है वो कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मलिक के बीच में हुआ था। अगला होता है चंदावर का युद्ध, जो 1094 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी के हाथों मारा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है। यल्दौज और कुबाचा दोनों ही गौरी के सेनापति होते थे। अहिरवाल प्रांत में रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल ने गौरी की सेना के साथ संघर्ष किया। इस युद्ध में अफगान सेनापति इब्राहिम मारा गया, लेकिन गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने रेवाड़ी पर आक्रमण कर दिया, जिससे तेजपाल को वीरगति की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वन नेस टीचर हब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा में गुलाम वंश। गुलाम वंश है ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका एक दामाद होता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश, वह राजा बनता है। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान शासिका बनती है। वह एक योग्य शासिका होती है। उसने 1236 से 1240 तक शासन किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अमीरों को रजिया का सुल्तान बनना नहीं भा रहा था, इसलिए रजिया सुल्तान को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते 13 अक्टूबर 1240 को रजिया और उसके पति को कैथल में बंदी बना लिया जाता है और कैथल में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में ही स्थित है। ये बात नोट करना कि रजिया सुल्तान का मकबरा दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक है। अगला जो टॉपिक है वो है बलबन से संबंधित। गुलाम वंश में बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। बलबन ने हरियाणा में गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया था। गोपालगिरी का जो किला है ये गुरुग्राम में पड़ता है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। सुल्तान बनने से पहले बलबन आसी का इक्तादार रह चुका था। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश बलबन के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। यह कैथल का मुक्ति और इकदार था। सुल्तान बनने पर जलालुद्दीन ने उस वीर मंदार को सम्मानित किया जिसने उसके मुंह पर वार किया था। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, जहमत खाना का निर्माण दिल्ली में करवाया था। और इसके साथ ही हरियाणा में आसी में एक बरसी गेट है, उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद जो हरियाणा में एक फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है जो दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान होता है। इसने गोहाना में हिंदुओं का जो मंदिर होता है फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वा दिया था, जिसके कारण फिरोज को गोहाना के अतिरिक्त हिसार व सफीदों में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण हरियाणा के मेवातियों सहित कई हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम से फतेहाबाद शहर बसाया था। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार भी बसाया था और कृषि के लिए हिसार के आसपास नहर का भी निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। हिसार में गुजरी महल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सिरसा में हरनी खेड़ा जिसे फिरोजाबाद भी कहा जाता था, उसका निर्माण भी उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। तैमूर ने हरियाणा पर 1358 में आक्रमण किया और आक्रमण जिस जगह पर किया वहाँ पर उसने बड़े कत्ले आम किया था। वह जगह थी रोहतक, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वन नेस्ट टीचर हब चैनल को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका एग्ज़ाम सीईटी और एस्टेट में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। इसके साथ जो अगला वंश होता है वो होता है लोधी वंश। सिकंदर लोधी का हरियाणा के कलायत और जींद में बहुत ही विद्रोह हुआ। बहलोल लोधी के काल में हरियाणा 1451 में सल्तनत का भाग बना लिया गया था और इब्राहिम लोधी के काल तक हरियाणा दिल्ली का भाग बना रहा। इब्राहिम लोधी जनता में बहुत ही अप्रिय था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। बाबर की इस युद्ध में जीत होती है।
बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। बाबर के दो तोपची थे, उनका नाम अली और मुस्तफा था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में करवाया था। 1527 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व हसन खां मेवाती कर रहा था। इससे भी इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है और हसन खां मेवाती मारा जाता है। 1530 ईस्वी में बाबर का विद्रोह कैथल में हुआ, जिसका नेतृत्व मोहन सिंह भंडार कर रहा था। अपने 1526 और 1530 के बीच में भारत के अंदर बाबर का निरंतर युद्ध जारी रहा, लेकिन उन युद्धों को बाबर जीतता रहा। लेकिन वह ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु 15 दिसंबर 1530 को हो जाती है। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।